हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज फिर हम आपके लिए एक नई जॉब रिक्रूटमेंट जो निकल कर आई है उसकी एक वीडियो लेकर आ चुके हैं हम। आप सभी को पता होगा भी, अगर नहीं पता है तो आज आप जान लोगे कि आपको पता है एसएससी की तरफ से सीएचएसएल की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। सीएचएसएल के फॉर्म लगना आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो कल से तो स्टार्ट हो चुके थे फ्रॉम 9th ऑफ मई से, आज 10th ऑफ मई है। तो आज आपकी ये वीडियो आ रही है जिसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा, किस किस पैटर्न में होगा, हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। इन लास्ट आपकी सैलरी भी डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे हो, जॉब और नोटिफिकेशन आपको ये अच्छी लगी हो सीएचएसएल की, आपका मन हो इसमें फॉर्म लगाने का, तो आप बता देना। हम आपके लिए फॉर्म अप्लाई कैसे करना है उसकी वीडियो भी लेकर आ जाएंगे, ताकि आपको साइबर कैफे ना जाना पड़े। आप चाहो फोन से चाहे लैपटॉप से, आप घर बैठे ही अपना फॉर्म अप्लाई कर सको। क्लियर। तो चलिए फिर आज की वैकेंसी को स्टार्ट करते हैं जो निकल कर आई है। इसमें आपकी टोटल अभी तक जो टेंटेटिव वैकेंसी बताई गई है वो तो 1600 है, टोटल 1600 वैकेंसीज है। बट ये वैकेंसीज आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। हाँ, पिछले साल जितनी नहीं होगी, क्योंकि इस बार क्या किया गया है, जैसे कि आप सभी को पता है, जो जो आपके पास पोस्ट सीएचएसएल के अंदर आती थी उनको उठा के सीजीएल में डाल दिया गया है, तभी सीजीएल की वैकेंसीज ज्यादा हो गई है ना। तो इसकी वैकेंसी डेफिनेटली कम होनी है, बट 1600 नहीं रहेगी, इससे बढ़कर काफी ज्यादा आगे जाएगी वैकेंसी। ठीक है, आप चाहो तो फॉर्म अप्लाई जरूर करना, क्योंकि सेम सिलेबस आपका रहता है जो आपने तैयारी की हो, चाहे जेके एसएसबी की हो, चाहे आपने एसएससी के किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी की हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम इसमें जानेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस की बात करेंगे हम, इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी और आपकी जॉब प्रोफाइल इसमें क्या रहने वाली है। ठीक है जी, हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी जो ऑनलाइन अप्लाई डेट इसमें रखी गई है वो कितनी रखी गई है, फ्रॉम 9th ऑफ मई से आपकी 8 जून तक रखी गई है। ठीक है, फिर आप चाहो, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया, पेमेंट नहीं दी है, उसके लिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं आपको। बट हमेशा याद रखना, एसएससी का ये जो सर्वर है ना वो 10 दिन पहले ही डाउन हो जाते हैं। तो आप 8th ऑफ जून तक वेट मत करना, समझ लो 9th ऑफ मई से इसी महीने के अंदर अंदर आपके फॉर्म लगने हैं। ठीक है, जैसे आप 1-2 जून को अप्लाई करने जाओगे ना, आपका सर्वर जो है काफी डाउन हो जाएगा और आप फॉर्म लगाने से रह जाओगे, जैसे कि काफी बच्चे सीजीएल का लगाने से रह गए, है ना। तो उस लास्ट डेट का कभी भी वेट नहीं करना होता। आपके फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं, आप चाहो तो फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है जी, ये आपको डेट पता चल गई, स्टार्टिंग और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। आगे देखते हैं आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगी। इसमें जस्ट आपको 12th पास होना चाहिए, चाहे आप जिस भी स्ट्रीम से पास हुए हो, जस्ट आपको 12th पास मांगा गया, कोई परसेंटेज की बात नहीं की गई, सिर्फ 12th पास कहा है, आप सिर्फ पास होने चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया वैकेंसी है और इसमें आपकी जॉब लोकेशन जो रहेगी वो भी ऑल इंडिया रहेगी आपके पास। ठीक है जी, तो इसमें ये नहीं है कि पर्टिकुलर आपको दिल्ली में ही रखेंगे, नहीं, आपकी ऑल इंडिया लोकेशन रहती है जी। मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो आप सभी चाहो इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं आपका जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। एज लिमिट जो होगी आपके पास 18 से 27 साल के लिए होनी चाहिए, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल वालों के लिए। ठीक है जी, बाकी तो रिलैक्सेशन दी गई है 3 सालों के लिए ओबीसी वालों को, एससी एसटी वालों को 5 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी वाले को 10 सालों तक, बहुत ज़्यादा इसकी एज रिलैक्सेशन दी गई है। बट जनरल वालों की अगर मैं बात करूं तो 18 से 27 साल तक ही आपकी रहनी चाहिए। क्लियर। सिलेक्शन प्रोसेस जो क्या होगा इसका, वो कैसे रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसका सबसे पहले आपके पास टीयर 1 होगा, जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, उसके मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर आपने सीजीएल का दिया होगा पहले एग्जाम तो आपको पता होगा सेम पैटर्न इसका भी है। ठीक है जी, और अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाते हो, आपका टीयर 2 होगा। टीयर 2 देने के बाद अगर आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा, अगर उसमें आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होना होगा तो वो होगा, वरना आपका फाइनल रिजल्ट आपका टीयर 2 से ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब हर एक चीज आपको डिपेंड हो रहेगी टीयर 2 के ऊपर। जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो टीयर 2 से बनेगी। जो आपका टाइपिंग टेस्ट है कुछ कुछ पोस्ट के लिए है, जो हर एक पोस्ट के लिए नहीं रखा गया, तो टाइपिंग टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ, और टीयर 1 भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्या क्या क्वालिफाई करोगे, कैसे करोगे, हर एक चीज को हम डिटेल में समझ लेते हैं आगे। जो आपका टीयर 1 होगा उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से दिया गया होगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम पैटर्न होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे
जाएंगे जिसके कि आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है जी, जैसे पहले भी होता था। बट आपको जस्ट 30% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, मतलब 100 में से आपके सिर्फ 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, आपका टियर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। हमेशा कोशिश करना कि आपके 35 से 40 ही ठीक हो, कभी कभार उनके एंड से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कोई ना कोई, ठीक है। तो 100 में से 30 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप टियर 1 क्वालिफाई कर जाते हो, वो भी कैटेगरी के हिसाब से आगे मैं डिस्कस करूंगा। पर सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन आएंगे जीएस जनरल इंटेलिजेंस के, और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स के, और 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे आपके पास, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आपके कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट हो, जैसे आपका रीजनिंग जो है आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन तो आप वहां से लगा लो सीधा सीधा, ठीक है। मैथ्स के तो आप 10-15 स्कोर कर ही जोगे ना, तो आपका टियर 1 तो निकल गया। चाहे आप इंग्लिश ना पढ़ के जाओ, चाहे जीके जीएस नहीं पढ़ कर जाओ, सही बात है ना, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगी, आपने मेंस भी तो देना है टियर 2, क्लियर। तो ये समझ आ गई आपके पास, ये आपका रहेगा एग्जाम पैटर्न, इस तरह से आपका टियर 1 आएगा। 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, ठीक है। आप टियर 1 को क्वालिफाई कैसे करोगे, जैसे कि आप आगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, मतलब जनरल वालों को सिर्फ 30% क्वेश्चन ही सही करने हैं। मिनिमम कहा है, मैक्सिमम आप चाहो जितने मर्जी सही कर लो, मिनिमम आपको टियर 1 को क्वालिफाई करने के लिए 30% क्वेश्चन सही चाहिए, ठीक है। मतलब 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो अपने माइंड में यही लेके चलना कि 30 से 40 क्वेश्चन हम तो सही करके आए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करके आए, ठीक है जी। क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से अगर आप सिर्फ 40 भी सही करोगे तब भी आपका क्वालिफाई, यही क्लियर। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को सिर्फ 25%, मतलब 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए सिर्फ 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये है टियर 1 को क्वालिफाई करने का एक छोटा सा मतलब बैरियर रखा है। अगर आप टियर 1 क्वालिफाई कर जाते हो, फिर आपको देखो कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ कैंडिडेट विल बी यूज्ड डिटरमाइनमेंट फॉर, नॉर्मलाइजेशन भी इसमें आपको दी जाएगी। मतलब अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रहेगी तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ जरूर मिलने वाली है, क्लियर। अगर आपने टियर 1 क्वालिफाई कर लिया, अब आप जाओगे टियर 2 के लिए, जो कि नेक्स्ट कभी आपका होगा, सेम डे नहीं होगा वो, ठीक है। टियर 2 की कहानी बहुत अच्छी है। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, टियर 2 में आपके 2 सेशंस बने हुए हैं। ये वाले जो सेशंस है ना, ये 2 सेशन है। सेशन 1 जो आपका रहने वाला है, एक ही दिन आपको 2.25 घंटे का एग्जाम होगा आपका, एक ही दिन, ठीक है जी। एक ही दिन कंप्यूटर के आपको 2.25 घंटे बैठना पड़ेगा, और इसके अंदर आपकी सेक्शंस आती है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 आती है, ठीक है जी। इन टियर 2 को समझते हैं। सेक्शन 1 जो होगी ना आपकी, उसमें 2 मॉड्यूल्स आएंगे, मतलब उसमें आपके 2 एग्जाम्स होंगे, 2 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, मैथ्स के और रीजनिंग के, जो कि आपका 1 घंटे का रहने वाला है। आप जब जैसे एग्जाम देने जाओगे टियर 2 का, 1 घंटे के लिए आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। इसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब ये अलग अलग सेक्शंस देने का इनका मतलब क्या है, मतलब कि आपको हर एक को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, और फाइनल जो मेरिट बनेगी ना, वो इसी टियर 2 से बनेगी, ठीक है। इस बात को याद रख लेना। डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ के चले जाते हैं, जीके जनरल अवेयरनेस को देखते तक नहीं है, और उनका सिलेक्शन हो जाता है। इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार नहीं जबकि पिछले साल से इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया था। इन्होंने क्या किया है कि आपको मैथ और रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगी, जनरल इंग्लिश और आपके पास जो अवेयरनेस है जे भी पढ़ना पड़ेगी, और आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। इन तीनों को अलग अलग कट ऑफ जाएगी, इनकी इन तीनों सेक्शन की अलग अलग कट ऑफ होगी। इन तीनों को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर फाइनल जाके आपका जो मेरिट में नाम आएगा ना, तब आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग 1 घंटा आप इसका एग्जाम दोगे, 30 क्वेश्चन होंगे, ये आपको अच्छे से करने हैं और इसको क्वालिफाई करना है। मतलब इसके मार्क्स काउंट होंगे भाई, इसकी कट ऑफ लास्ट में बनेगी जाके। इसको ये नहीं बताया गया आपने सिर्फ इतने मार्क्स होने चाहिए आपको क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं, इसकी कट ऑफ बनेगी लास्ट में, ठीक है। जब 1 घंटे का आप एग्जाम दे दोगे, फिर नेक्स्ट आपकी जो सेक्शन खुल जाएगी वो बोलेगी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के सिर्फ 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ज़्यादा फोकस इन्होंने इंग्लिश के ऊपर ही किया है, क्योंकि आप सभी को पता है आजकल डिपार्टमेंट में इंग्लिश पेपर वर्क ही होता है सारा कुछ, ठीक है। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया है। 40 क्वेश्चन रखे हैं उसके। तो ये 1 घंटा आप इन दोनों इस सेक्शन का दोगे, 2 घंटे आपके हो गए, फिर आपकी कंप्यूटर का जो होगा पेपर वो निकल जाएगा। 15 क्वेश्चंस हो गए, 15 मिनट का होगा ये भी, इसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब ये तीनों सेक्शंस आपके अच्छी तरह से क्वालिफाई हो जाते हैं ना, तो समझ लो आपका फाइनल लिस्ट में नाम भी आ जाएगा, ठीक है जी।
ये तो हो गया आपके पास जहां से आपका मेन कट ऑफ बनेगा, जो आपका मार्क्स जो होंगे ना, मार्क्स से जो आपका कट ऑफ बनने वाला है इसी से बनने वाला है आपका टीयर 2 से, सेशन 1 से। इसके बाद आती है आपके पास सेशन 2 जो कि है टाइपिंग टेस्ट, जो कि कुछ कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल है। टाइपिंग टेस्ट हर एक के लिए नहीं रखी गई, किसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए आपको चाहिए टाइपिंग टेस्ट, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपका कितने का होगा, खाली 15 मिनट्स का होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको वर्ड्स पर मिनट की दी गई होगी कि आपको इतने मिनट में इतने वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लानी है, बस वही होगा, सिंपल सी, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें होगा क्या, देखिए टाइपिंग टेस्ट किसके लिए है, डीओ ग्रेड ए के लिए आपको 29 to 30 वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए। और एलडीसी जीएसए की जो पोस्ट्स हैं इसमें अंदर, उसमें आपको इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। इंग्लिश की 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए और हिंदी की 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होगी आपको, ठीक है। बढ़ते हैं फिर आगे, जो आपकी सैलरी रहने वाली है, जो इन्होंने खुद मेंशन किया है, उसकी बात करता हूं मैं, ठीक है। एलडीसी की जो पोस्ट है या यूनियन सेक्रेटरी असिस्टेंट की जीएसए की जो पोस्ट है, उसमें आपको लेवल 2 की सैलरी रहेगी, मतलब इन हैंड आपको मिलेगा जो 19,900 से लेकर 63,200 तक मिलेगा आपको, मतलब 63,000 तक आपको मिल जाएगी आपको मैक्सिमम सैलरी आपकी, ठीक है जी। जाते ही आपको समझ लो 20,000 आपके हाथ में होगा, क्लियर। फिर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है डीओ की, उसकी ये सैलरी भी आपको बताई गई है यहाँ 25,500 से लेके 8,000 80,000 तक जाएगी आपके पास। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का जो है उसकी सैलरी भी आपको दे दी गई है 25,500 से ही स्टार्ट है उसकी भी, ठीक है जी। ये इसकी सैलरी से जो इसके अंदर जो पोस्टें दी गई है। अब आगे जो आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है वो सिर्फ आपकी 100 रुपीज़ रहेगी, वो भी किसके लिए, जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। वो फीस रहने वाली है आपकी सिर्फ 100 रुपीज़। और फीमेल एससी एसटी कैटेगरी के लिए बाकी सभी के लिए फ्री रखी गई है फीस। और एसएससी हर बार यही रखती है, पुरानी है इनकी ये रणनीति की सिर्फ जनरल वाले, सिर्फ मेल के लिए ही रखी गई है फीस, ठीक है जी। 100 रुपया है। बाकी अगर आप घर बैठे फॉर्म अप्लाई करना चाहोगे तो उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर आप साइबर कैफे वाले के पास जाओगे, वो आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो वो आपसे 200-250 रुपये ले लेगा मजे से, ठीक है जी। तो ठीक है, अभी तो ये हो गया आपके पास, जहीं पे यही आपकी जॉब वैकेंसी थी सीएचएसएल की तरफ से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगा क्या इसमें आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या क्या लेवल की आपकी पोस्टें हैं इसमें, ठीक है जी। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है, आप कहीं से भी हो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।